सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। और आज हम लोग मिलने वाले हैं हमारे ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर कौशिक बागची सर से। और कौशिक सर से आज हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं। आज उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। लॉ फील्ड का कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनका इतने दिनों से, जिस तरीके से कैसे वो आगे फ्यूचर में बच्चों को गाइड कैसे किस तरीके से गाइडेंस मिल सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो सर वेलकम बैक टू वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। सो सर प्लीज़ आप अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपका लॉ के फील्ड में आपका जर्नी स्टार्ट हुआ और किस तरीके से आपको ये मोटिवेशन मिला कि आप लॉ के प्रोफेसर बनेंगे। टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं लॉ पढ़ूँगा। आई वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग MBA। मेरा उस समय मार्केट, जब हम लोग 2097 की बात कर रहे हैं, 1997 2095, तो उस समय मार्केट में MBA का बहुत ज़्यादा स्कोप था। तो ऑब्वियसली आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन MBA। तो MBA करने के लिए मैं इधर उधर घूम रहा था। अचानक बर्दवान यूनिवर्सिटी में एक एडवर्टाइजमेंट देखा और अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उस समय बहुत सारा कंपटीशन होता था। मतलब देयर वर नियर अबाउट, इतने सारे लॉ कॉलेजेस भी नहीं थे। और लॉ पढ़ने का उसका उस समय मतलब था कि वी कैन ओनली बिकम एडवोकेट और जजेस। आज के जैसा एरिना खुला हुआ नहीं था। तो मेरा 2 नंबर में नाम आ गया। तो भाई जब 2 नंबर में नाम आ गया तो फिर फॉर्चुनेटली आई स्टडीड LLB पढ़ने के बाद जो होता है प्रैक्टिस, एक फर्स्ट जनरेशन वकील के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हमारे समय में वकालत ही मात्र एक ऐसा क्राइटेरिया था जहाँ पर लॉ ग्रेजुएट बनने के बाद हमें मौका मिल सकता था। तो मैंने भी कोर्ट ज्वाइन किया, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि प्रैक्टिस फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए आज भी बहुत हद तक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है अपने आप को इस्टेब्लिश करना, मार्केट में अपना नाम लेना। तो उसके लिए एक समय सीमा की ज़रूरत पड़ती है, एटलीस्ट 10 ईयर्स, 5 से 7 साल। सो किसी हालत में कोई भी आदमी अगर अच्छा लिटिगेशन लॉयर बनना चाहेगा तो उसे एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स मतलब स्पेंड करना पड़ेगा। जी सर। तो ये 5 से 7 साल देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। तो फिर देन आई वेंट फॉर LLM। चलो एक डिग्री तो बढ़ जाएगा, हाँ, रोज़गार तो कुछ हो नहीं रहा है कोर्ट से। अच्छा। तो फिर भैया जब रोज़गार नहीं हो रहा है, कम से कम लोगों को तो ये बता सकते हैं चलो पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो फिर 2 साल और बीत जाएगा। तो वही करते करते LLM भी कर लिया। और LLM करने के बाद फिर से कोर्ट ज्वाइन किया। तो सबसे पहले कोर्ट में तो वही बोले कि इनकम का बहुत प्रॉब्लम था। और फर्स्ट जनरेशन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं, उनके फैमिली का भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि भैया बच्चा लॉ पास करके ही तुरंत कुछ ना कुछ रोजगार करेगा। फैमिली बर्डन भी था। जी सर। तो उस कारण से क्या हुआ कि अल्टीमेटली उसका सोचे कि नहीं भाई नौकरी ढूंढा जाए। तो LLM था ही, LLB था ही। उस कारण से धीरे धीरे मैं शिफ्ट हो गया टीचिंग प्रोफेशन में। और एक चीज़, टीचिंग प्रोफेशन में घुसने के बाद मुझे पता चला कि टीचिंग जो कैपेबिलिटी है वो आप किसी में डाल नहीं सकते हैं। अच्छा। आप किसी को टीचिंग सिखा नहीं सकते हैं। इट्स एन इनबिल्ट प्रोसेस। वो आप पढ़ा करके ही सीख सकते हैं। अच्छा। सो इट्स ए टीचिंग इज़ नेवर थिंक इट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ए टीचर। ऑलवेज वी हैव टू थिंक द पोजीशन ऑफ टीचर एज ए लर्नर। हम लोग हमेशा हर पल एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। हाँ, एकदम बढ़िया बढ़िया सर। सर आप अपने टीचिंग फिलोसॉफी के बारे में बताइए थोड़ा कि किस तरीके से आप जब क्लासेस लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम किस तरीके से डिलीवर करें क्लास में। तो अपनी टीचिंग फिलोसॉफी के बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर हम टीचिंग फिलोसॉफी के बारे में बताएं या फिर टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में बताएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। हर एक सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक सेगमेंट जो ऑलरेडी एक्ट वगैरह या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह क्लियर रहता है उनका, तो उनका जो मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग है उनके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। एक होता है जो मीडियोकर एवरेज ग्रुप, सबसे ज़्यादा जिनको आपको
नया पुराना चीज़ बताना भी है, प्लस नया चीज़ आपको उसके अंदर इनकलकेट करके दिखाना भी है। और एक होते हैं एकदम लोअर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास कुछ नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं, ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एक टीचर को केटर करना पड़ता है एक ही क्लास के अंदर। सो दैट बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। एक ही जगह पर आप 3 तरह के स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं और तीनों को आपको सेटिस्फाई करना है। तो इसलिए हर क्लास को आपको एडजस्ट करना है इस तरह से कि भैया आपका जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उसमें मैक्सिमम पोर्शन वो रहे जो सबसे कमज़ोर बच्चा भी हो उसको समझ में आए। उसके बाद 20% आपका ऐसा रहना चाहिए जो भाई उसके ऊपर वाले लेवल को सेटिस्फाई कर सके, और 10% आप खाली मटेरियल्स दिखा करके आइए, ये रास्ता है, वो रास्ता है, इधर से जा सकते हैं। आगे वो जो 10% जो बच्चा है, जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है, वो खुद ब खुद वो रास्ता देख करके समझ जाएगा कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या उनका उद्देश्य क्या है क्लास के अंदर। तो इस तरह से मैं अपने क्लासेस को डिज़ाइन करता हूँ कि हर सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हर सेगमेंट को सेटिस्फाई कर सके। जी सर। सर, कोर्स कंटेंट के बारे में आप बताइए, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्लियर होना चाहिए एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए? मुझे मेरा ये पर्सनल, आई मे बी बायस्ड, ओके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम जब भी लिटिगेशन हो या फिर जुडिशरी हो या फिर कोई भी लॉ फार्म हो, चाहे हम कॉरपोरेट लॉ में प्रैक्टिस करें, चाहे हम आईपीआर में प्रैक्टिस करें, चाहे हम एनवायरमेंटल जूरिस्ट्स बने, जो भी बने, जिस भी सेक्टर में जाए, सबसे पहला ज्ञान मुझे लगता है कि हमें जो होना है वो है सिविल प्रोसीजर कोड का, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जिस हथियार को लगा करके हम किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिविल प्रोसीजर कोड एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब भी हम लोग कोर्ट में जाएंगे या फिर जब हम लोग वकालत या फिर एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा बेसिक उद्देश्य यही रहता है कि हमको किसी न किसी हालत में कोर्ट के साथ जुड़ना ही है। या तो कोर्ट में अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, या तो एज ए एडवोकेट करेंगे, या लॉ फार्म का प्लीडर हिसाब से करेंगे, या फिर लॉ फार्म में भी अगर हम ऐसे ही नौकरी कर रहे हैं तो हम प्लीडिंग वगैरह कर ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सिविल प्रोसीजर कोड एक अहम हिस्सा बन जाता है जिसको हम लोग रख करके बाकी सारे दिशाओं में हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जो भी प्रोसीजरल लॉज है, सिविल प्रोसीजर कोड तो अकेले नहीं चलेगा, उसके लिए एविडेंस एक्ट भी हमको लाना ही पड़ेगा। तो एक ओवरऑल डेप्थ होना चाहिए एविडेंस एक्ट के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन एक वाइटल पेपर है जिसको हम लोग हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 हमको लगता है बेसिक पेपर्स हम अगर कर करके बढ़िया से चले तो फिर हमको लगता है कि भैया हम लोग कोई भी फील्ड चुने, चाहे कॉरपोरेट लॉ हो, चाहे आईपीआर हो, चाहे आपका आईटी लॉ हो, जिधर भी हम जाए हम प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, मैंने क्रिमिनल लॉ का बात नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरा ये अगेन बायसनेस है कि अगर कोई सिविल प्रोसीजर कोड अच्छी तरीके से पढ़ लेगा तो क्रिमिनल लॉ उसके पास एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा उसको लिए, और वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्रिमिनल लॉ समझने में कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ ठीक है सर। तो सर, आपका अभी करेंट रिसर्च इंटरेस्ट क्या है? जैसे मैं पर्सनली लाइब्रेरी विजिट किया था, कुछ आपके पब्लिकेशन डिसर्टेशंस वगैरह मैंने देखा है, तो आपका करेंट रिसर्च इंटरेस्ट क्या है? और अगर आप पुराना कंट्रीब्यूशन जो आपका था रिसर्च के फील्ड में, अगर आप उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कर सकें हम लोगों को। तो देखिए, हम लोग जिस तरह से रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जस्ट एक रिसर्च एक डिग्री है, लेकिन हमेशा रिसर्च एक डिग्री किसी लोगों के लिए, जो लोग एक्चुअली रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए रिसर्च हमेशा एक डिग्री नहीं होता है। हो सकता है उनके साथ कुछ सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ हो। अच्छा। तो मैं जब रांची में आया तो रांची में आने के बाद बगल में ही हमारा पागल खाना है जी। तो ट्रेन में आते जाते मैं देखता था कि बांध करके लेके आ रहे हैं पेशेंट्स को दिखाने के लिए। अभी भी मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ये देखने मिलता है कि ट्रेन्स में इस तरीके से पेशेंट्स को मतलब बांध के लेके आना मजबूरी है, तो उस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को लेके आते हैं या गार्जियन अपने
लोगों को लेके आते हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये एक ऐसा जगह है, हम जब बगल में रह रहे हैं और हम लोग इतना कुछ पढ़ाई लिखाई अपने आप को शिक्षित होने का गर्व महसूस करते हैं, तो हमें समाज के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। जी सर। तो उस कारण से, और एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ी औरत हमारे यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर बैठी हुई थी। अच्छा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग क्लैप का सेंटर चलाते हैं। जी सर। तो फिर उसके आधार पर मैंने उस बूढ़ी औरत को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने का कोशिश किया। तब मुझे पता चला कि भैया पेशेंट भर्ती कराना कितना डिफ़िकल्ट होता है अगर वो वॉन्डरिंग पेशेंट हो। अच्छा। तो इन सब चीज़ों को सोच करके उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में। जी सर। और बहुत सारे क्रूर विषय इस मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ के बारे में मुझे पता चला। तो मेरा स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे मेंटल हेल्थ ही बन गया। इसके अलावा मैं कॉरपोरेट लॉ में भी रुचि रखता हूँ। तो कॉरपोरेट लॉ में भी अभी जो कंपनीज़ आ रहे हैं, नया कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, जी सर। और जो शेयर मार्केट में अभी हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जी सर। और जो विदेशों में जो ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स हो रहा है, कंपटीशन कमीशन आ गया है। तो सारे सिचुएशंस को लेकर के कंपनीज एक्ट को भी अगर हम अभी देखना चाहें तो एक एंगल से या फिर एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। हमें बहुत सारे अलग लॉज हैं जिनके पेरिफेरी में कंपनीज एक्ट को देखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर अभी हो गया है। तो बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड, हेल्थ लॉ एज ए होल इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ, और कॉर्पोरेट लॉ, ये तीन मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी सर। सो सर, अभी आपकी नज़र में, जो कि आप इतने सालों से लीगल एजुकेशन फील्ड में हैं, तो इस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रहा है लीगल एजुकेशन सेक्टर जो है, बोले या फिर जो बच्चे जिस तरीके से? सबसे पहले तो मैं कुछ जगह पर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि हमको लगता है, इट्स माय अगेन पर्सनल ओपिनियन, जी सर, कि हम लोग जो किए हैं, अभी क्या किए हैं, हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग साल में पास करते थे, 1 साल में पास करते थे, 1 ईयर का प्रोग्राम होता था। हाँ। अभी हम लोगों ने क्या किया कि उसको 6 महीना का कोर्स बना दिया है, सेमेस्टर वाइज कर दिया है। अब 6 महीना में क्या होता है कि करीब करीब आधा महीना एग्ज़ाम चलता है या 1 महीना एग्ज़ाम चलता है जी, और 1 महीना के करीब छुट्टी होता है जी। तो अल्टीमेटली एक सब्जेक्ट को पढ़ने का समय हमारे पास 4 से 4.5 महीना का होता है। तो लेकिन ये जो, अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें या कंपनीज एक्ट की बात करें, तो ये सब इतना बड़ा पेपर्स है कि इनको 6 महीना में समझा पाना, ये खुद में ही बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। बच्चों के लिए भी उसको ग्रैस्प करना, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को समझाना चाहेंगे, बढ़िया तरीके से उनके दिमाग में घुसाना चाहेंगे, तो आपको 1000 तरह का दूसरा एनैक्टमेंट्स, दूसरा एग्जाम्पल्स ला करके वहाँ पर उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, तो वो समय नहीं मिल पाता है जी। इस वजह से मुझे लग रहा है कि लीगल एजुकेशन एक तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है। प्लस नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो गया कोर्स कैरिकुलम के ये से, स्टूडेंट्स के तरफ से भी एक कुछ लैकुनास रह रहे हैं। लेकिन किस तरह के लैकुनास? वो चाह रहे हैं इन 4 महीनों में भी भाई हमारा कोर्स में जो भी है, जो कुछ भी आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आप हमें 5-10 टॉपिक यही चल रहा है हर जगह। अच्छा, शॉर्टकट मेथोडोलॉजी बता दीजिए, ताकि भाई हम तुरंत पास कर जाएं और भाई हमें डिग्री मिल जाए। मतलब जो एग्जाम में आने वाला है बस वो हमें बता दीजिए, हाँ, वो पढ़ के हम पास हो जाएं, सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानना है हमको। एकदम। और उस चीज़ का बहुत मुश्किल है। मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ इस जगह पर कि मैं आँख दिखाने गया डॉक्टर साहब के पास जी। तो डॉक्टर साहब को मेरा आँख देखे, मेरा आँख बचपन से ही ख़राब है जी। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि भैया ये चीज़ तो हम लोगों ने, सॉरी फीस भी लौटा दिया उन्होंने, ये तो मैंने पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है, स्पीड नॉस्टैग्मस वाला। तो वही प्रॉब्लम इधर भी आ जाएगा, अगर हम लोग ठीक तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली दैट विल क्रिएट ए लैकुना आफ्टरवर्ड्स। यू कैन नॉट नहीं पढ़ेंगे तो क्लाइंट को कैसे हेल्प एड्रेस नहीं कर पाएंगे। जी सर। बहुत कोई ये सोचते हैं कि भैया पास कर जाएंगे तो देख लेंगे, हाँ। जब पैसा मिलेगा तब देखेंगे, मामला मिलेगा तब देखेंगे।
लेकिन वो देखने का समय आता ही नहीं है, क्योंकि तब क्या होता है, हम लोग अच्छे क्राउड बन चुके होते हैं और हम लोग बोलते हैं इतना भी क्यों खटे, जो सीनियर एडवोकेट है उसको दे दो भाई, अपना पैसा समझो, पैसा ले लो, कट मनी ले लो, घर चले आओ। जी सर। हाँ, तो अल्टीमेटली होता नहीं है। ये गया सेकंड लैकुना। थर्ड लैकुना, एक बार काउंसिल पहले एक अच्छा नियम चलाती थी कि भैया अगर आप पास कर जाएं तो भी आपका जुडिशरी वगैरह के लिए या फिर एनरोलमेंट के लिए आपको एक प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस का टाइम दिया जाता था। जी सर। अभी क्या हो रहा है, बार काउंसिल इतना ईजी हो जा रहा है कि बोल रहा है, अभी तो इस बार नया नोटिफिकेशन निकला है शायद कल या परसों, कि आप अगर फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो भी आप AIB एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको प्रैक्टिस कोर्ट जाने का, कभी कोर्ट का दर्शन उन्होंने किया ही नहीं, और भैया वो तुरंत प्रैक्टिस में उतर जाएंगे या फिर तुरंत जुडिशरी का एग्ज़ाम देकर के जजेस बन जा रहे हैं। तो एक तरह से तो अच्छा है, हम लोग को लगता है भाई हमारे इतने स्टूडेंट्स, हमें भी अहंकार होता है, हमारा देखो 100 में से 20 स्टूडेंट्स को जुडिशरी में मिल गया। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में जब वो फील्ड में पहुंचते हैं तो इट बिकम्स ए ग्रीवियस प्रॉब्लम फॉर द जुडिशरी टू हैंडल दिस। ऑब्वियसली उनका ट्रेनिंग होता है, लेकिन ट्रेनिंग होने के बाद भी जजमेंट्स नहीं आते हैं ठीक तरह से। तो ये तो सारा कहीं ना कहीं एक तरीके से जब जुडिशरी हैम्पर हो रहा है, पढ़ाई हैम्पर हो रहा है, तो जुडिशरी हैम्पर हो रहा है, और जुडिशरी हैम्पर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी को हाँ, समाज व्यवस्था हैम्पर हो रहा है। लेकिन हम लोग अगर यही चीज़ देखें मेडिकल फील्ड में, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि कंपलसरी इंटर्नशिप प्रोग्राम, आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा। आप जितना भी बड़ा डॉक्टर बने चाहे ना बने, आप अपने आप को जितना भी उस्ताद समझ ले भाई, आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना ही करना है। तो वैसा ही अगर हम लोग यहाँ पर भी कुछ मैंडेटरी रूल्स करते तो मुझे लगता है कि थोड़ा सुधार होने की कोशिश हम लोग कर सकते थे। जी सर। तो सर आपने जिस समय स्टार्ट किया होगा पढ़ाना, टीचिंग फील्ड में जब आप गए होंगे, और आज का फील्ड काफ़ी टेक्नोलॉजी इवॉल्व किया है। राइट। और इसी बीच में हमने कोरोना का फेज भी देख लिया। एकदम। तो किस तरीके से आपने देखा कि टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो किस तरीके से हैम्पर कर रहा है या फिर हेल्प कर रहा है आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी में और ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस में? नहीं, इसमें 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। फर्स्टली कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, जी सर, उस समय हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो क्या होता था, कोई भी बच्चे का जो बेस है जी सर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार होता था। ओके, हमारे टीचर्स ने भी यही कोशिश किया कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो हम लोग बेसिक प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, एक एक्ट में क्या क्या होना चाहिए, हम लोग एक्ट देख करके बता सकते हैं अभी कितना प्रोविजंस होगा, कहाँ पर क्या पीनल प्रोविजन होगा, कहाँ पर मिसलेनियस प्रोविजन होगा। लेकिन अभी के बच्चों में क्या है कि ये लोग इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी देख लिए, इनसे आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अगर हम देखेंगे तो आप इनसे कोई भी केस लॉ पूछिए ये तुरंत बता देंगे आपको। हमें भी उतना ज्ञान नहीं होगा केस लॉस के बारे में। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्निकल नो हाउ। हमारे समय में एक किताब खरीदने के लिए हमें ऑर्डर देना पड़ता था। आज ऑर्डर देंगे तो 10 दिन बाद दुकानदार लाएगा, फिर मुझे दुकान जाना पड़ेगा, और आज हम लोग एक क्लिक में एक किताब मंगवा रहे हैं। जी सर। तो मुझे लगता है कुछ हद तक जो पढ़ाई का मामला है वो बहुत हद तक आसान हो गया है अभी के जनरेशन के लिए। लेकिन बात यह है कि इतना आसान होने के बाद भी जैसे ही चीज़ें आसान होती है हम लोग फाकीबाज बन जाते हैं, एफर्ट कम डालते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग एफर्ट हमारा कम डलाता है। तो वो 2 चीज़ एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, कितना एफर्ट डालना है, कितना फाकीबाजी करना है। जी। तो सर आप जैसे क्लैप के बारे में बता रहे थे, हाँ। तो क्लैप हो गया आपका सेंटर फॉर लीगल एड प्रोग्राम, राइट। हाँ। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे जो 4 साल से हूँ, मैं देखता हूँ कि ऑलमोस्ट वन ऑफ द सबसे ज़्यादा एक्टिव जो सेंटर है, और बहुत सारे अवार्ड्स भी ये सेंटर लेके आए हैं। तो ये जो अवार्ड विनिंग सेंटर है हमारा क्लैप का, और जो लीगल एड प्रोग्राम जो चलता है, आपने भी जैसे एक एग्जांपल दिया, तो इस प्रोग्राम के बारे में, इस सेंटर के बारे में थोड़ा सा और बताइए डिटेल में हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले तो ये सेंटर इस यूनिवर्सिटी में पहले दिन से बना हुआ है।
2010 में एक्ट आया शायद इस यूनिवर्सिटी का, और 2011 में यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई। जी सर। सो 2011 से ही ये सेंटर इफ़ेक्टिव है और अपना काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि अगर हम बार काउंसिल जिसके द्वारा ये पूरा लीगल एडुकेशन जो है रेगुलेट होता है, जी सर। उस एक्ट में देखेंगे तो वहाँ पर एक प्रोविज़न है। उस प्रोविज़न में क्या बताया गया है कि हर लीगल इंस्टीट्यूशन को एक सेंटर फॉर लीगल एड प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा। अच्छा। तो एक तरह से बार काउंसिल ने इस तरह से ना सही, उस तरह से पकड़ा है कि समाज को हमको कुछ समाज देना को है। हेल्प करना है। ठीक है। सर। तो सेंटर फॉर लीगल एड प्रोग्राम का काम है कि भैया सबसे पहले जो लीगल अवेयरनेस अर्थात आईनी सचेतनता, अवेयरनेस अमंग द पीपल, ये फैलाना है लोगों के अंदर कि क्या क्या नया कानून आ रहा है और कानून के बारे में सभी लोगों को जागरूक करना है। तो हम लोग जिस जगह पर रहते हैं झारखंड, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। ये रांची देखने से धनबाद, बोकारो, टाटा, ये 4 जगह देखने से नहीं होगा। अंदर अंदर ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक शायद बिजली भी नहीं पहुंची है, फ़ोन तो दूर की बात है। तो कुछ कुछ ऐसे समाज हैं, ट्राइबल समाज, जो बाहर के लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते हैं। जी सर। तो इस जगह पर उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये जो जागरूकता, कानूनी जागरूकता, उनको क्या दिया जाना चाहिए, क्या उनको अधिकार है, क्या मिलना है, उनका क्या दायित्व रहेगा समाज के प्रति, तो ये सारे चीज़ जो है ये भी क्लैप का काम के अंदर अंतर्गत हम लोग लाते हैं। और एक चीज़ हम लोग सिर्फ अधिकार के बारे में नहीं बताते हैं, ये हम लोग का क्लैप का एक यूनिक नेचर है कि हम लोग जब भी देखते हैं कि हर जगह हम लोग अधिकार की बात करते हैं, तो जबकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हम लोग जैसे पले बड़े हैं, हमारे वहाँ पर एक विशेष शब्द का उल्लेख किया गया है हमारे ग्रंथों में, वो है धर्म। और धर्म का मतलब ही होता है ड्यूटीज़। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग धर्म करने के जगह पर धर्म का जो डेफिनेशन है उसको मिस इंटरप्रेट करके पॉलिटिकली बहुत सारा रंग उसके ऊपर चढ़ा करके उसका मतलब ही बदल दिए। धर्म का मतलब है कर्म करना, ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द सोसाइटी। और ये जो जब से अंग्रेज़ लोग हमारे देश के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आए, उन्होंने क्या किया कि हमें सिखाया भाई अधिकार दो, राइट बेस्ड सोसाइटी। कर्तव्य हम भूल जाएं और सिर्फ मांगे, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है वो हम पालन नहीं करें। तो क्लैप स्पेसिफिकली कोशिश करता है लोगों को ये भी जागरूक करने के लिए कि भैया आपका अधिकार तो है, लेकिन उसके साथ आपका कोरिलेटिव आपका ड्यूटीज़ भी है। तो ये ड्यूटीज़ भी हम लोग पालन करवाने का कोशिश करते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाने का कोशिश करते हैं। साथ में मैंने पर्टिकुलरली ये भी देखा है कि आप लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप भी शायद ऑर्गेनाइज करवाया था। लास्ट विंटर में आप लोगों ने गरीबों को कंबल वगैरह भी आपने बांटा था। तो स्पेशली रोड साइड में जो लोग रात को सोते हैं, होमलेस पीपल जो लोग हैं, उन लोगों के लिए भी आप लोगों ने हेल्प किया था। और रेगुलरली आप लोगों का फील्ड ट्रिप भी होता रहता है, अपने मेंबर्स को लेके आप फील्ड ट्रिप करते हैं गांव इंटीरियर्स में। जनरली आप लोग थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सब वीडियोस को भी इस इंटरव्यू में एडजस्ट करने का। तो अगर वो सब वीडियोस मुझे मिल जाता है, मैं आप लोगों को वो सब भी दिखाता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से क्लैप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराता है। और एक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, हम लोग का टाई अप है डालसा और झालसा के साथ। तो हम लोग जब भी गांव विजिट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि सरकार के सारे जो स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स जो ग्राम में रह रहे हैं उनको मिला है कि नहीं, उसके ऊपर में हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं। जो जो सुविधा सरकार बोल रही है कि सरकार दे रही है, वो सब सुविधा उन लोगों को तक पहुंच रहा है कि नहीं। और इसके बाद हम लोग रिपोर्ट बना करके, इसका एक रिपोर्ट बना करके हम लोग डालसा या फिर झालसा में भेजते हैं। अच्छा। उससे क्या होता है कि अगर किसी को कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है तो फिर वो डायरेक्टली वो झालसा या डालसा उसका कॉग्निजेंस लेकर के उन मैटर्स को डील कर सकता है, एक नंबर। उसके बाद हम लोग गांव-गांव जब घूमते हैं तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट का भी एक बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर। वो हम गरीब लोगों के लिए बहुत एक वरदान है जुडिशरी की तरफ से, जहाँ पर निःशुल्क कानूनी सेवाएं दिए जाती हैं सरकार की तरफ से।
तो हम लोग इस तरह का भी मामला उठाने का कोशिश करते हैं जी सर। कि जहाँ पर वो उस क्राइटेरिया में पढ़ते हैं तो उस क्राइटेरिया में पढ़ने के बाद उनको हम दिलवाने का कोशिश करते हैं। जी सर। सर, जो नए बच्चे जो करियर मतलब लीगल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और मेरे ब्लॉग के थ्रू काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं। तो मैं खुद भी अभी एक स्टूडेंट हूँ, तो बहुत मेरे से जितना पॉसिबल हो सकता है मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं, मैक्सिमम मेरे ऑडियंस गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो लीगल फील्ड में अपना करियर बनाए। तो ऐसे पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को आप किस तरीके का एडवाइस देना चाहेंगे कि वो लोग किस तरीके से वो लोग इस फील्ड में एंटर करें और किस तरीके से वो लोग अपना करियर बनाएं, स्ट्रांगली एस्टेब्लिश करें? बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि एकेडमिक्स में जा सकते हैं, लिटिगेशन में जा सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज है ही, अदर गवर्नमेंट जॉब्स भी है। तो किस तरीके से आप उन लोगों को एक गाइडेंस देना चाहेंगे या टिप देना चाहेंगे? लॉ का जो एरिना है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जी सर। हाँ, मतलब हमारे समय में मैंने कहा कि सिर्फ वकील और जज साहब ही हम लोग जानते थे, लेकिन अभी जो है लीगल सेक्टर इतना बड़ा हो गया है कि हर एक कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, एक लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक है। प्लस लॉ का जो एरिना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी सरकार के तरफ से सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं, लॉ एग्जीक्यूटिव्स, लॉ ऑफिसर्स विभिन्न जगह पर लिए जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, अभी झारखंड ने जैसे करवाया है, JEPC ने एग्ज़ाम करवाया है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक लॉ ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। जी सर। उसके बाद आपका जो लॉयर्स में भी एक फील्ड होता है, APP और GP, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर। अच्छा। तो इसका भी अलग से परीक्षा होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा स्कोप बढ़ रहा है लॉ का। हर एक कोर्ट में ऑब्वियसली सरकार की तरफ से एक APP रहेगा, एक या दो APP रहेंगे, या GP गवर्नमेंट प्लीडर रहेंगे जो सिविल मामला देखेंगे। तो लॉ का स्कोप ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है। आजकल ऐसा हो गया है कि भैया हर एक चीज़, हम दो चीज़ों को नहीं भूल सकते हैं, हमारे ज़िंदगी से हटा नहीं सकते हैं। जब से हमारा जन्म हुआ से हमारा मृत्यु हुआ, हम अपने रिलीजियन और अपने लॉस को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा। बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा तो भी भैया उसमें लॉ अप्लाई होगा और हमारा रिलीजियन लिखाएगा। डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा तो भी उसमें हमारा लॉ लिखाएगा, लॉ के द्वारा ही डेथ सर्टिफिकेट होगा और उसमें भी हमारा रिलीजियन ऑब्वियसली लगेगा। जी सर। तो लॉ का अम्बिट ऑब्वियसली सुबह से लेकर के हर एक चीज़ में, अभी तो IT आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया है, स्पेस में लॉज का बात कर रहे हैं हम, हेल्थ लॉ का बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स लॉ का बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम लोग एकदम ही जागरूक नहीं थे आज से 10 साल पहले, तो वो सारे चीज़ें भी अभी धीरे धीरे लॉ के एरिना में घुसती चली जा रही हैं। तो हर एक चीज़ में ही एक प्रक्रिया, एक कानून बनाने का जो ये है लेजिस्लेटिव, जहाँ पर हम लोग कानून तैयार करते हैं, वो भी एक बड़ा एरिना है। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग जो वेरियस जजेस होते हैं, लॉ फार्म्स तो छोड़ ही देते हैं, जजेस हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो उनके पास भी हम लोग लॉ ऑफिसर्स को नियुक्त करते हैं ताकि वो लोग हेल्प कर सकें उनके काम में। तो लॉ हैज़ एन एवर एंडिंग स्कोप अंडर द प्रेजेंट सिनेरियो। तो ऑब्वियसली अगर हमको लॉ का तैयारी करना है तो फिर 10th 11th के बाद ही मुझे प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में भर्ती होना चाह रहा हूँ, अगर मैं क्लैट देना चाह रहा हूँ और क्लैट दे करके प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में भर्ती होना चाह रहा हूँ, तो मैट्रिक के बाद ही मुझे शुरू कर देना पड़ेगा तैयारी, ताकि मैं कोई ना कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में योगदान कर सकूं। अब लोग बोलेंगे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ही क्यों, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस, वहाँ पर भी लॉ पढ़ सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो एक्सपोजर, जो आपको छूट मिलता है बाहर के जगत में, जैसे यहाँ के बच्चे इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं,
वेरियस कंपनीज़ में जी सर। या फिर फील्ड में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में। जी सर। तो उसके बाद फिर जो मूट कोर्ट का सहयोगिता मिलता है कि हर तरह का मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी सर। वो ग्रामीण स्तर पे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं शायद वो इतने सारे सुविधाएं स्टूडेंट्स को ना प्रोवाइड करा पाए। जी सर। यहाँ पर जैसे आप लोग स्टूडेंट्स लोग जब भी भर्ती होते हैं तो फिर उनको कुछ भी आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हैं तो फिर वो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर वगैरह जी सब सर, सॉफ्टवेयर है हमारे एक्सेसिबल है। पास। जी सर। उसके बाद फिर आपका जितने तरीके के ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो लाइब्रेरीज में वो फैसिलिटीज़ मिलते हैं। मतलब बच्चा अगर चाहे पढ़ने के लिए तो बहुत सारा कुछ पढ़ने के लिए उसको मिलेगा, वो अगर सीखना चाहे तो हर तरीके के रिसोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी के पास में। और ये जो एक NLU का टैग के बारे में कहा जाता है, बहुत लोग स्केप्टिक होते हैं, बहुत लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि NLU टैग मैटर नहीं करता है। तो काफ़ी जगहों पे करता है, और इसलिए करता है क्योंकि जो जिस तरीके का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है और ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर में काम किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि एक प्रीमियर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर आपको मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके करियर के लिए, है ना सर? एकदम 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 एकदम। तो सर अभी तक हम लोगों ने जो इतना कुछ डिस्कस किया, इतना सारा फील्ड है, किस तरीके से फील्ड लॉ का फील्ड इवॉल्व कर रहा है, जी तो इतने सालों के एक्सपीरियंस, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस से, लीगल एक्सपीरियंस से, आप ऐसा क्या क्या स्किल्स चाहेंगे कि एक स्टूडेंट के अंदर में डेवलप हो, या एज ए लीगल प्रोफेशनल के अंदर में वो सब स्किल्स रहना चाहिए कि वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश कर सके लीगल फील्ड में? सबसे पहले तो भैया हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ना है, उसका कोई ऑप्शन देयर इज नो नहीं है। सेकंड अल्टरनेटिव टू स्टडीज। हम्म, ए गुड लॉयर मस्ट नो वेयर द लॉ इज, नॉट व्हाट द लॉ इज। मैं पढ़ने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा एक्ट मुखस्त रखना पड़ेगा, जी हाँ कंठस्थ रखना पड़ेगा, ये नहीं बोल रहा हूँ। जी मेरा उद्देश्य है कि किस बारे में, किस विषय में कौन सा कानून काम में लगेगा, इस विषय का नॉलेज आपके पास रहना चाहिए जी कि हमें किस लाइन को पकड़ करके चलना है, जी ये फर्स्ट ज़रूरी है। सेकेंड ऑफ ऑल ड्राफ्टिंग स्किल्स, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग में भी हम लोग देखेंगे 2-3 तरह के ड्राफ्टिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिर्फ दलील लिखता है, जी किसी किसी वकील का संसार ही चलता है दलील लिखने से, लिखते हैं। ठीक है। तो वो भी एक स्किल हो सकता है। जी और उसके बाद आपका प्लेंट ड्राफ्टिंग हो गया। उसके बाद वेरियस काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स ड्राफ्टिंग, जैसे कॉपीराइट एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, हाँ पेटेंट स्पेसिफिकेशन ड्राफ्टिंग। अभी नया जो चैलेंजेस या फिर फील्ड्स आ रहा है जी सर। वहाँ पर भी हर एक जगह पे ही एग्रीमेंट्स ऑब्वियसली होंगे। हाँ। तो उन एग्रीमेंट्स को क्या ड्राफ्ट करना है, तो ड्राफ्टिंग स्किल मस्ट बी एनहांस्ड। नेक्स्ट इज प्लीडिंग। ही मस्ट बी वेरी स्मार्ट इन पुटिंग फॉरवर्ड इन शॉर्ट टू द पॉइंट्स व्हाट ही वांट्स टू क्लेम बिफोर एनी अथॉरिटी। जी सर। उसको क्या चाहिए, हाँ किस विषय पे चाहिए, और उसके बारे में एकदम सटीक एवं सरल तरीके से वो उस चीज़ को अगर एक्सप्लेन कर पाएगा तो ऑब्वियसली दैट विल गिव हिम ए गुड एज इन दिस प्रैक्टिसिंग स्किल्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर बस हमारा, मैं एक ही चीज़ थोड़ा ऐड अप करना जी सर, चाहूँगा प्लीज़। कि आजकल बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं लॉ पढ़ने से, जी क्योंकि कारण है ये है कि एआई आ गया है। जी तो एआई के डर से अभी हम बच्चे लोग को देख भी रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, कि आप कुछ भी बोलिए वो एआई में लिखेंगे, व्हाट्सएप में टाइप करेंगे, तुरंत निकल करके चले आ रहा है। जी और इसी चीज़ से बच्चे एक तरह से तो उसको बेनिफिट भी ले रहे हैं और इसी चीज़ से घबरा भी रहे हैं कि भैया एआई आ गया है तो कल ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग ये सब तो स्किल का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, हम जो भी बोलेंगे तुरंत आ जाएगा। जी लेकिन एक जगह हमें ख्याल रखना है कि हम लोग आज यूएस में सुन भी रहे हैं कि एआई जजेस आ गए हैं, राइट। तो छोटे छोटे मैटर्स जो हैं, पेटी मैटर्स, उनके ऊपर और कोर्ट कोई मतलब हमारी तरह मानव की नियुक्ति न करके वहाँ पर एआई ऑफिसर्स बिठा दे रहे हैं जो जुडिशियल डिटर्मिनेशंस दे रहे हैं, जुडिशियल डिसीजंस दे रहे हैं। लेकिन एक बात हमें देखना है कि आपका जो कानून व्यवस्था है वो हमेशा और एक पहलू को मद्देनज़र रखते हुए चलता है, वो है मोरालिटी। मोरालिटी।
आज एक रास्ता में एक्सीडेंट हुआ, हम्म, या फिर आप गाड़ी चला रहे हैं स्पीड से, जी, एक तरफ से एक स्कूल बस आ रहा है, एक तरफ से एक बूढ़े व्यक्ति बाइक पे आ रहे हैं, हम्म, आप किधर भी जाएंगे आदमी को मारेंगे ही। हम्म, तो आपका मोरलिटी क्या कहता है हम्म, कि किस तरफ से आप जाएंगे और किसको मारेंगे? मारना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आपका ब्रेक फेल हो गया है गाड़ी का। हम्म, तो ये कंसिडरेशन एआई नहीं ले पाएगा। जी, इसी तरीके से मॉरल जो डिसीशंस होंगे, हर एक जजमेंट में कुछ मॉरल डिसीशंस, कुछ मॉरल इंग्रेडिएंट्स ऑब्वियसली छुपे रहते हैं। हम्म, तो ये मॉरल डिसीशंस लेने के लिए हमें हमेशा ह्यूमन, हाँ, मनुष्य की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल सही वो सर, बिल्कुल जगह सही। एआई कभी नहीं ले सकता, इसलिए उस बात को लेके घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। तो अभी भी काफ़ी स्कोप है, एआई जितना ही डेवलप क्यों ना कर जाए, लीगल प्रोफेशन में काफ़ी स्कोप है। एकदम 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 एकदम। तो सर ये जनरल हमारा इंटरव्यू सेशन कंप्लीट हुआ। अब आपका एज ए सीओई, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर के हैसियत से बस आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आपके तरफ से कोई मैसेज है हमारे, पर्टिकुलरली हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो लोग फर्स्ट ईयर के बैच हैं, और जो लोग आने वाले, अभी दिसंबर में क्लैट का एग्ज़ाम है, वो लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो बैच है उनके लिए और बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा एक ही कहना है कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव रेमेडी फॉर स्टडिंग, और यही पढ़ने का अंतिम मौका है। इसके बाद जब हम लोग कोर्ट चले जाएंगे या फिर प्रैक्टिस में चले जाएंगे या फिर नौकरी मिल जाएगी, हमें दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जी सर। तो हमें अभी जो है बढ़िया तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट है, जी सर। हाँ, जो भी क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अवेयरनेस रहना चाहिए। तो हम लोग को सबसे पहला ध्यान जो है पढ़ाई पे देना है। सेकेंड ऑफ ऑल, अटेंडेंस के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि अटेंडेंस जो भी है उसको बार काउंसिल का नियम है 70% जी सर। तो हम लोग 70% से नीचे किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये दो चीज़ें मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा। जी सर। प्लीज़ ट्राई। और नेक्स्ट टाइम से आपका जो एग्ज़ामिनेशन का जो कॉपी है वो बार कोडेड आ रहा है। अभी हम लोगों ने आज ही उस बारे में सारा प्रक्रिया फाइनल कर लिया। अच्छा। तो मिड टर्म, एंड टर्म जो भी एग्ज़ाम होगा सब कुछ में बार कोडेड एग्जामिनेशंस कॉपीज़ ही आप लोगों को मिलेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ ही ये इंटरव्यू हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपना Thank you. कीमती टाइम देने के लिए। और इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके लीगल अवेयरनेस हम लोग लेके आ सकें, कुछ लीगल इंटरव्यूज़ लेके आ सकें। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ में। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सर से कोई क्वेरी आप लोगों का रहा ये वीडियो के दौरान में तो आप कमेंट में बताइए, और आपका क्वेश्चन मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा सर तक। और सर भी हमारे व्यूअर हैं, तो सर खुद भी वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय।